गाइस, तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा न्यूज़ जो कि पिछले शाम से न्यूज़पेपर में रहा है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर हम इस देश भारत में रहते हैं तो भारत में अर्थव्यवस्था में क्या क्या सुधार हो रहा है, क्या नई चीजें अपनाई जा रही हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। आप गैस करिए अब हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करते रहिए, तब तक मैं स्लाइड को आगे बढ़ाती हूँ। गाइस, हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक इनिशिएटिव के बारे में जो कि जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। क्या है? इंडिया ने अभी 50% नॉन फॉसिल फॉइल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को अचीव कर लिया है। यानी कि एसडीजी 2030 का जो हमारा लक्ष्य है उसके आधे लक्ष्य को हमने 2030 से 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है। इसकी वजह से ये न्यूज में रहा है और ये आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्लियर? पॉइंटर पर बात करेंगे और इस न्यूज को डेप्थ में समझेंगे कि कहानी क्या है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने अभी क्या किया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, आधे लक्ष्य को तो अभी प्राप्त कर लिया है। और ये एक बड़ी सफलता है कि 5 साल पहले इंडिया ने जो हमारा एनडीसी का लक्ष्य था, हमारा जो टारगेट था, उसको आधे से ज्यादा कवर कर लिया है। और ये जो टारगेट रखा गया था 2023 के लिए, कोई आपसे पूछ ले कि ये किसके तहत रखा गया था, ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट समझौता, क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत हमने लक्ष्य रखा था कि हमारा जो लक्ष्य है एनडीसी 2013 के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इस लक्ष्य को 2030 तक पूरा करना था। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट को 5 साल पहले ही आधे से ज्यादा पूरा कर लिया है। दिस अचीवमेंट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट। ये इस बात को शो करता है कि हमारा देश भारत अपने क्लाइमेट को लेकर कितना प्रतिबद्ध है, कितना अकाउंटेबल है, और वो किस तरह से इस चीज को लेकर काफी सजग है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए अपनी डिमांड्स को पूरी कर रहा है और एनडीसी टारगेट 2030 को 5 साल पहले ही आधे से ज्यादा पूरा कर चुका है। चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो ये 50% नॉन फॉसिल फॉइल कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है क्या और ये कैसे मील का पत्थर साबित हो रही है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत में जो फॉसिल फॉइल है उसके उत्पादन के लिए या फिर उसके प्रोडक्शन के लिए हम कई सारे थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी। और जो हम थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, क्या ये अपने SO2 या फिर CO2 जैसी गैसों को नहीं निकाल रहे हैं? बिल्कुल निकाल रहे हैं। गाइस, ये जो एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके लिए क्रिएट किया है कि हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को, अपनी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को तो पूरा कर लिया है, बट ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं जो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, जिसमें फ्यूल्स का कंबस्टन होता है, बहुत सारी SO2 निकलती है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी मीथेन निकलती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए इम्पैक्ट करती है, हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन गाइस, ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ एनडीसी के थ्रू, एनडीसी 2013 के थ्रू, ध्यान रखिएगा ये वो टारगेट है जिसमें हम बिना जीवाश्म का प्रयोग किए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जिसमें हम बिना जीवाश्म का प्रयोग किए यानी कि नॉन फॉसिल फॉइल इलेक्ट्रिसिटी कंबस्टन को बढ़ाने वाले थे। किसको? नॉन फॉसिल फॉइल कैपेसिटी को बढ़ाने वाले थे। प्यारे बच्चे, आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि मैम ये नॉन फॉसिल फॉइल कैपेसिटी कौन सी होती है? अरे भाई, जितने भी हम बैटरीज यूज कर रहे हैं, जितने भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? नॉन फॉसिल फॉइल्स के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारी नॉन फॉसिल फॉइल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है उसको हमने 50% पूरा कर लिया है। और उसमें जो भारत के थर्मल पावर प्लांट हैं, बिजली संयंत्र हैं, उन्होंने अपनी बिजली के उत्पादन को 50% तक पूरा किया है। कैसे किया है, चलो इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि भारत की कुल स्थापित बिजली, यानी कि भारत में अब तक जितना भी टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है, वो अब बढ़कर कितना हो गया है?
484.82 गीगावाट हो गया है। और ये वो गीगावाट है जो कि नॉन फॉसिल फॉइल पर बेस्ड है, यानी कि हमारे थर्मल पावर प्लांट इस समय नॉन फॉसिल फॉइल क्रिएट किए जा रहे हैं। वहीं से इनमें से अगर हम बात करें तो अभी भी आधे ऐसे पावर प्लांट हैं जो कि किससे संबंधित है, नॉन फॉसिल फॉइल पर बेस्ड हैं। टोटल हमारे हैं 484.82 गीगावाट, और इसमें से आधे हमारे कैसे हैं, नॉन फॉसिल फॉइल रिसोर्स बेस्ड हैं, यानी कि जिसमें किसी तरह का SO2 नहीं निकलता है। आपको एक चीज और पता होगी, यूपीएससी 2024 में एक क्वेश्चन आया था, आप कहो तो मैं आपको उस क्वेश्चन को दिखा भी सकती हूँ, जिसमें पूछा गया था कि सबसे ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, सबसे बड़ा उसका रिसोर्स क्या है। तो ध्यान रखना, उसका रिसोर्स यही फ्यूल बेस्ड या फिर फॉसिल फ्यूल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं। जब हम इन फ्यूल को बर्न करते हैं या फिर कंबस्ट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, और ये सबसे बड़ा अमाउंट है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में इस समय फैल रहा है, और इसी को रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना हम अपने SDG 2030 को टच ही नहीं कर पाएंगे। और उसको टच कर पाए इसीलिए लगभग 50% हमारे ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं जिनको नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कर दिया गया है। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट बोल रहा है करेंट कैपेसिटी स्टेटस हमारा क्या है, एज 30 जून 2025, 30 जून 2025 तक का डेटा कहता है कि हम लोग की कैपेसिटी स्टेटस कुछ इस तरह से है। कैसे गाइस, थर्मल बेस्ड यानी कि कोयले के पर बेस, गैस पर बेस, डीजल पर बेस, जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं इनकी कैपेसिटी आधी है, यानी कि 241.04 गीगावाट का थर्मल कैपेसिटी हमारा किस पर बेस्ड है, फ्यूल बेस्ड है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। लेकिन जो आधा अभी हम लोगों ने बनाया है एज पर NDC 2030, उसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और यस गाइस, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड 184.62 गीगावाट का एस्टैब्लिशमेंट है। वहीं पर अगर हम बात करें लार्ज हाइड्रोलिटिक कैपेसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के बारे में, तो NDC 2030 को टच करने के लिए हम लोगों ने 49.38 गीगावाट लार्ज हाइड्रोलिटिक इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को बढ़ाया है। एडिशनली गाइस, अगर हम न्यूक्लियर की बात करें तो 8.78 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। वहीं पर गैर जीवाश्म ईंधन की बात करें, नॉन फॉसिल फॉइल बेस्ड रिसोर्सेज की बात करें, तो वो 248.78 गीगावाट है, यानी कि टोटल 50% है। क्लियर। देखो बच्चे, इतने से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि धीरे धीरे हम लोग अपने थर्मल पावर प्लांट को शट डाउन करते जा रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम अपने NDC 2030 को टच नहीं कर पाएंगे, हम अपने SDG 2030 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को भी टच नहीं कर पाएंगे। और इनको टच करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को, कुछ प्लांट्स को शट डाउन करना होगा और कुछ नए प्लांट्स को क्रिएट करना होगा, जिसमें लगभग 50% प्लांट्स तो हमने बना लिए हैं। अब 50% पर काम करना जारी है, जो कि आने वाले 5 साल के अंतर्गत किया जाएगा। फैक्टर बिहाइंड द सक्सेस, ये सफलता हम लोगों को मिली कैसे है, इंडिया ने इतना बड़ा माइलस्टोन कैसे क्रिएट किया है, कैसे हम इस पे पहुंच पाए हैं, उसका सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है पॉलिटिकल कमिटमेंट का, यानी कि लीडरशिप में लीडर्स ने जो जो हमसे प्रोमिसेस किए हैं उसको फुलफिल करने के लिए वो लगातार अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ में, एज पर रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के साथ में और अनदर मिनिस्ट्रीज के साथ में पॉलिसीज को फॉलो करते हुए, उसको ट्रैक करते हुए, फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ में इस लक्ष्य को पूरा करते रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर के बारे में, तो गवर्नमेंट के साथ में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है, यानी कि ये हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते थे अगर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में आकर काम नहीं करता। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट ओनली द पार्ट जिसने इसमें सपोर्ट किया है, बल्कि गाइस इसमें एडिशनली सपोर्ट करने का काम किया है
प्राइवेट सेक्टर्स ने, यानी कि जितने भी हमारे डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है सोलर के लिए या फिर विंड एनर्जी के लिए, हाइब्रिड एनर्जी के लिए, एयर एनर्जी के लिए, वाटर या फिर हाइड्रो एनर्जी के लिए, इन सभी को प्रोड्यूस करने के लिए जो इन्वेस्ट करने का काम किया है वो प्राइवेट सेक्टर ने किया है। चलिए अब बात करते हैं फैक्टर बिहाइंड सक्सेस, इसकी सफलता के पीछे का कारण क्या बना है। देखो, सबसे पहली चीज है स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स। बहुत सारे स्टेट लेवल इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि गुजरात और तमिलनाडु, ये दो ऐसे स्टेट हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अपने एनडीसी 2030 के टारगेट को अचीव करने में सबसे ज्यादा आगे रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें डिजिटल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो स्मार्ट मीटर्स हो गए, ईवी इंफ्राज हो गए, डिजिटल लोड इन्फ्लुएंसिंग हो गया, इंटीग्रेशंस हो गए, यानी कि सीधे शब्दों में बोला जाए तो हम क्या कर रहे हैं, अपने डिजिटल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को समय के साथ में स्टेट वाइज और सेंट्रल बेस पर बढ़ाते जा रहे हैं। साथ में इसके लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी कि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय सहयोग है वो भी लिया है। कहां से लिया है, ध्यान रखिएगा गाइस, आईएसए और जेएटीपी, ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे फंड को रेज किया गया है, जिससे कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जा सके, एनडीसी 2030 के टारगेट को अचीव किया जा सके। अच्छा, इस पूरे एनडीसी 30 के टारगेट को अचीव करने में कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं, चलिए उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। पहला है ग्रिड स्टेबिलिटी रिस्क। जितना भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ग्रिड है ना, उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसको स्टेबल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। साथ में लैंड बेस्ड इश्यूज भी हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो फार्म लैंड पर है, फॉरेस्ट पर है और कम्युनिटीज पर भी है, जिसकी वजह से ये एक बड़ा चैलेंज क्रिएट हो रहा है। दूसरी चीज स्टोरेज गैप की भी कमी है, यानी कि हम जितना भी कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, बट हमारे पास इतने बड़े कैपेसिटर नहीं है कि हम उसको स्टोर करके रख पाए। इंटरमिटेंसी का मतलब होता है अनियमितता, यानी कि कभी कभी क्या होता है, हमारी धूप नहीं निकल रही है या फिर हवा नहीं चल रही है, तो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है वो ठप हो जा रहा है, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरीडे का उतना फिर नहीं कर पाता है। साइबर सिक्योरिटी के भी खतरे बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल ग्रिड को रैंसमवेयर मॉलवेयर मिलकर हैक कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा पूरा सेटअप एक बार में बंद हो जाता है। गाइस, जितने भी चैलेंजेस मैंने आपको बताए हैं, उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे वे देखने पड़ेंगे जिससे कि हम इस एनडीसी 2030 के टारगेट को अचीव कर पाएं और आगे की जितने भी अभी मैंने चैलेंजेस आपको पढ़ाए थे उसको हम सॉल्व कर पाएं। उसके लिए क्या करना होगा, हमको ग्रिड मॉडर्नाइजेशन यानी कि एआई बेस्ड फोरकास्टिंग और स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम पर काम करना होगा। एडिशनली गाइस, स्टोरेज स्केलिंग पर काम करना होगा, यानी कि जो इस समय हमारे पास कैपेसिटर्स की कमी होती जा रही है, हमारे पास लिथियम की कमी है, उसको हमें फुलफिल करना होगा। सीधे शब्दों में बोला जाए तो हमको इन्वेस्ट करना होगा बैटरीज पर, हमको इन्वेस्ट करना होगा प्लम्ड हाइड्रोज पर, हमको इन्वेस्ट करना होगा कैपेसिटर्स पर, हमको इन्वेस्ट करना होगा लिथियम पर, तभी हम इन टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर्कुलर इकोनॉमी पर भी हमको नजर डालनी होगी। जितने भी हमारे डैमेज सोलर पैनल हैं, बैटरीज हैं, उनको रिसाइकिल करना होगा। एनर्जी इक्वेलिटी की अगर हम बात करें तो जितना भी हमारा ट्राइब ग्रुप है, जितने भी हमारे रूरल एरिया है, उन सभी को प्रमोट करना होगा। रूफ टॉप पर सोलर प्लांट्स लगाने होंगे, माइक्रो ग्रिड्स लगाने होंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को पूरा किया जा सके। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट हो गया, हमारे हैवी इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, उन सभी में प्योर फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितने भी धुएं निकलते हैं बड़ी बड़ी चिमनियों से, उसको खत्म करने के लिए हमें इंडस्ट्री को और साथ में ट्रांसपोर्ट सेक्शन को ईवी की तरफ शिफ्ट करना होगा। साइबर की बात करें, साइबर रेजिलियंस की बात करें तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इस पर को भी इसको भी फोकस करना होगा, जिससे कि अपने डिजिटल ग्रिड को हम लोग रैंसमवेयर और मॉलवेयर से बचा पाएं। ओके गाइस, ये था हमारा न्यूज। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन स्क्रीन पर मैंने आपको दिया हुआ है, इसका जवाब आप लोग दोगे कि क्या होगा इसका आंसर। अंश, तिशा, अभिनय, आप लोग फटाफट से मुझे आंसर दो और बताओ कि क्या है। तिशा, क्या देखना है बच्चे, क्वेश्चन देखना है? मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, परेशान क्यों होती हो?
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन लीडर प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एंड विंड कॉरिडोर। आपसे पूछा गया है, आपको आंसर। तिशा प्रेजेंट हो तो बच्चे एक बार मुझे बोल देना कि यस मैम प्रेजेंट हो, सेशन को लाइक कर लो सब लोग। बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन लीडर इन द प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एंड विंड कॉरिडोर। आपको बताना है कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि लीड करने का काम कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। बताओ बच्चे क्या होगा इसका सही आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल पार्टनरशिप हैज सपोर्टेड इंडिया इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कंजर्वेशन फाइनेंसिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ब्रिक्स, ओपेक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और बिम्स्टेक ग्रिड। आपको बताना है कौन है जो कि इंडिया को इस टाइम सपोर्ट करने का काम कर रहा है। हमने किसके साथ में इंटरनेशनल पार्टनरशिप की है एनडीसी 2030 को अचीव करने के लिए। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। साथ में एनडीसी 2030 के बारे में आप क्या नॉलेज रखते हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना।